नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है जो CTET का जो एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो इसके लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आपके जो अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी जाए काम आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलती है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाले कोने से जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट जो होती है तो उस पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो पद्यांश जो है वो आ जाते हैं श्लोक, और इनमें से ही आपने क्वेश्चन फिल करने होंगे। और क्वेश्चन आप तभी फिल कर पाओगे जब आपको यहाँ पर इनकी हिंदी पता होगी, क्योंकि इसमें श्लोक और जो गद्यांश है वो ही जाते हैं, और इसके साथ ही कुछ जो पैडागोजी है वो आती है। तो यहाँ पर जो पद्यांश है इसमें क्या कहा गया है? शोक नाश्यते धैर्यम शोक नाश्यते श्रुतम शोक नाश्यते सर्वम नास्ति शोक समूह रिपुः। तो यहाँ पर जो शोक है, दुख है, उसके बारे में बताया गया है कि शोको नाश्यते धैर्यम। ये जो शोक जो होता है, दुख, ये हमारे धैर्य का नाश कर देता है। और शोको नाश्यते श्रुतम, और जो शोक है, दुख है, वो हमारे सुनने की शक्ति को नष्ट कर देता है। शोको नाश्यते सर्वम, और जो दुख होता है, शोक है, सभी कुछ नष्ट कर देता है। नास्ति शोक समूह रिपुः। तो ये जो शोक जो होता है, दुख, इससे बड़ा कोई और शत्रु नहीं होता है। नास्ति शोक समूह है रिपु, तो इस दुख के समान और कोई जो दूसरा शत्रु नहीं है, तो इसको जो शत्रु के समान माना गया है। उसके बाद गौरव प्राप्यते धनात् न तो वित्तस्य संचात स्थितिर उच्च पयोधनाम पयोधीनाम अधः स्थिति है। तो गौरव प्राप्यते धनात्, कि धन संपत्ति को अच्छे उद्देश्य के हेतु दान करने से ही धनवान व्यक्ति समाज में आदर और प्रशंसा को प्राप्त करता है। न तो वित्तस्य संचात, न कि जो धन जो है उसे इकट्ठा करने से, कि धन संपत्ति को अच्छे उद्देश्य के हेतु दान करने से ही धनवान व्यक्ति समाज में आदर और प्रशंसा को प्राप्त करता है, न कि उसका संचय मात्र करने से। स्थिति उच्च पयोधनाम पयोधीनाम मध्य स्थिति, जैसे जो बादल जो होते हैं उनकी स्थिति ऊंची होती है, और जो सागर हैं उनकी स्थिति नीचे होती है, अधः नीचे होती है। अर्थात एक जल से भरा हुआ बादल अपने जल को पृथ्वी पर वितरित करने के कारण उसकी स्थिति उच्च मानी जाती है, न कि सागर की जो केवल जल का मात्र संग्रह करता होने के कारण निम्न स्थिति को समझा जाता है। तो लोग जब बादल की ही आस करते हैं ताकि वर्षा हो, न कि समुद्र की। उसके बाद जो नेक्स्ट आया है यहाँ पर, सद्भि ले लिया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम असद्भि सब तेनापि चले लिखितम अक्षरम। सद्भि जो है मतलब यहाँ पर जो अच्छे जो व्यक्ति हैं उनसे लिया गया है। सद्भि ले लिया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, कि जो सत्पुरुष जो होते हैं उनके द्वारा ले लिया प्रोक्तम, मतलब हास में भी या वैसे ही जो आम बात कह देते हैं, तो सत्पुरुष के द्वारा हास प्रहास में कही गई बात भी लिखे गए अक्षरों की तरह वो अमीट होते हैं। जैसे एक पत्थर जो होता है शिला, उस पर जो अक्षर लिख देते हैं, मतलब कह देते हैं पत्थर की लकीर, कि जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं अगर उन्होंने हास्य में भी मजाक में भी कोई बात कह दी, तो वो भी ऐसी होती है जैसे शिला पर पत्थर मतलब जो पत्थर पर कोई अक्षर लिख दिया जाता है। असत्वी सप्तेनापि जले लिखितम अक्षरम, और जो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं अगर वे शपथ भी ले ले, कह देते हैं कि कसम लेना, अगर वे कसम भी ले ले जले लिखितम अक्षरम, तो वो इस प्रकार की होती है जैसे जल में पानी पर कोई अक्षर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अच्छे व्यक्ति होते हैं अगर वे
मजाक मजाक में भी कोई बात कह देते हैं तो वो उनकी ऐसी ही होती है जैसे एक शिला पर कोई अक्षर लिख दिया जाता है, मतलब जो नहीं मिटता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं अगर वो कसम भी खा ले, शपथ भी ले ले, तभी उनके द्वारा कही गई बात ऐसी होती है जैसे पानी पर कोई अक्षर लिख दिया जाता है। उसके बाद है भवंती नम्रः तर्वफल उद्गमे नव अम्बुभीर अविलंबिनो गणः अन उदता सत्पुरुष समृद्धि भी स्वभाव ऐसा परोपकारी नाम। कि भवंती नम्रः तर्वई फल उद्गमई, जो पेड़ पौधे जो होते हैं जब उन पर फल आ जाते हैं तो वो क्या है नीचे की ओर हो जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर जो बादल है उनके बारे में बताया गया है, बादल भी जब बरसने वाले होते हैं तब वे भी क्या है नीचे की तरफ आ जाते हैं। अन उदता सत्पुरुष समृद्धि भी, और जो सत्पुरुष जो होते हैं अच्छे व्यक्ति उनके पास थोड़ी सी समृद्धि भी आ जाए तब भी वे उसमें विचलित नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। स्वभाव ऐसा परोपकारी नाम, और यही परोपकारियों का जो स्वाभाविक प्राकृतिक जो स्वभाव माना गया है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे वृक्ष हैं, अगर उन पर फल आ जाते हैं तो नीचे की ओर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से बादल हैं, जब वे भी बरसने वाले होते हैं तब वे भी नीचे की तरफ हो जाते हैं। और जो अच्छे व्यक्ति हैं जब उनके पास अगर थोड़े बहुत पैसे या ऐश्वर्य संपन्न हो भी जाए तब भी वे विचलित नहीं होते, जैसे वैसे रहते हैं। कुछ देखा भी होगा, कुछ के पास अगर थोड़ी सी समृद्धि आ जाए, थोड़े से पैसे आ जाए तो वो उसके अंदर क्या है घमंड आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो स्वभाव ऐसा प्रोग्राम है, तो यही जो यहाँ पर परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव है। उसके बाद है काष्ठात् अग्नि जायते मध्यमानात् भूमि तोयम खन्यमाना ददाति स उत्साह नाम नास्ति साध्यम नराणाम मार्ग आरब्धा सर्वयत्नः फलंती। कि काष्ठात् अग्नि जायते, लकड़ी जो होती है, लकड़ी को जब हम लकड़ी पर रगड़ते हैं तो उससे क्या आग उत्पन्न हो जाती है। तो लकड़ियों को आपस में रगड़कर अग्नि हम उत्पन्न कर सकते हैं। मध्यमानात् भूमि ही तोयम खन्यमाना ददाति ही, और जमीन खोदकर जहाँ पानी को निकाला जा सकता है, जल मतलब तोया। और स उत्साह नाम नास्ति साध्यम नराणाम, और उत्साह से काम करने वाले मनुष्य को कोई भी काम असाध्य नहीं होता, मतलब उसके लिए कोई भी काम जा कठिन नहीं होता। मार्ग आरब्धः सर्वयत्नः फलन्ति, और सही दिशा में काम आरंभ करने से वह सफल हो जाते हैं। तो जो लकड़ी जो होती है, लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग उत्पन्न की जा सकती है, जमीन खोदकर पानी भी प्राप्त किया जा सकता है। और उत्साह से काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, मनुष्य है, उनके लिए कोई भी काम जा कठिन नहीं होता है। मार्ग आरब्धः सर्वयत्नः फलन्ति, और सही दिशा में काम आरंभ करने से वह सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये पद्यांश आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है यहीं की यहीं आ जाए या इनमें से कुछ एक दो बदल के आ जाए, लेकिन आते लगभग जाए यहीं वाले हैं। तो क्योंकि घूम फिर कर इन्हीं को पूछ लिया जाता है। तो अब जो यहाँ पर जो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो आपने फिल करने हैं। जैसे तर्वः केन कारणेन नम्रः भवन्ति, तरु जो होता है पेड़, तो वो किस कारण से नरम हो जाते हैं? समृद्धि आने पर, फूल आने पर, फल आने पर, या नव अंबु मतलब जो जल है वो आने पर। और वृक्ष, जहाँ वृक्षों का संबंध किससे है? वृक्ष पर जब फल आते हैं तब वे नीचे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि जो सूखा पेड़ होता है वो नहीं झुकता है। अगर झुकने उसे हम झुकाते भी हैं तो वो टूट जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वृक्ष फलों से लद जाने पर नम्र हो जाते हैं, अर्थात झुक जाते हैं। इसी प्रकार सत्पुरुष समृद्धि से के प्राप्त हो जाने पर भी झुक जाते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। केशाम वचनम शिला अलिखितम अक्षरम ही भवति पयोधि नाम नरा नाम परोपकारी नाम या सत्ता। तो किनके जो वचन है जो उन्होंने बात कह दिया, अगर मजाक मजाक में भी कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर की तरह होती है। तो ये जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन पुरुष है, तो सत्पुरुष का वचन शिला पर लिखित अक्षर की भांति होता है। वह जो कहता है उसकी वाणी में सत्यता झलकती है। नेक्स्ट है काष्ठात् इत्यस्य किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम। ये जो काष्ठ जो है लकड़ी, इसका एक विशेषण है यहाँ पर प्रयुक्त। मध्यमानात् शोकात् दानात् या संचयात्,
और काष्ठात इसका जो यहाँ पर विशेषण जो आया है ये ऑप्शन ए में है, मध्यमानात। तो यहाँ पर जो है ये मध्यमानात यहाँ आ जाएगा कि काष्ठ के लिए जो यहाँ पर ये जो वाक्य जो है इसमें विशेषण जो है मध्यमानात प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि हमने श्लोक पढ़ा था पद्यांश, काष्ठात् अग्नि जायते मध्यमानात् पुंहितोऽयं खन्यमाना ददाति। उसके बाद वहनी इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। ये जो वहनी जो है इसके लिए एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, गौरवम घनः अग्नि या भूमि। तो वहनी जो है इसका पर्यायवाची जो है समानार्थक ये अग्नि यहाँ पर रहेगा। और पाव कहें अनल, आग, तो ये भी इनको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अलसानाम इत्यस्य विलोम पदम। इसका जो अल्स जो यहाँ पर शब्द आया है इसका विलोम उल्टा बताना है। पयोधानाम नरानाम से उत्साह नाम या परोपकारी नाम। और इनके लिए जो प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन बी वाला, तो सह उत्साह नाम। उत्साही व्यक्ति जो इनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। अलस नाम का विलोम शब्द जैसे उत्साह नाम होगा, अर्थात आलस्य का विलोम उत्साह। उसके बाद जायते क्रियापदस्य कर्तुपदम किम। जायते इसका क्रियापद कौन सा है, रिपु, भूमि, शोक या अग्नि है। तो जायते का कर्तृपद, कर्तृपद क्या है, इसका है ऑप्शन डी वाला, तो ये है अग्नि। काष्ठात् अग्नि जायते। तो जायते क्रियापद का कर्तृपद अग्नि होगा, जैसा कि श्लोक में आया था काष्ठात् अग्नि जायते। लकड़ी जो होती है, लकड़ी को जब आप आपस में रगड़ते हैं तो उससे आग होती है, आग उत्पन्न होती है। और जैसे पत्थर को पत्थर पर रगड़ने से आग उत्पन्न होती है। तो ये तो जा यहाँ पर हमारे श्लोक थे पद्यांश, जिसमें से क्वेश्चन फिल करने थे। और अब हमारा यहाँ पर जो गद्यांश है वो आ जाता है, और इसमें से अब आपने क्वेश्चन फिल करने हैं। तो यहाँ पर गद्यांश है कि यह खलु पंच इंद्रियाणि। और ये जो गद्यांश जो होता है उसने आपने एक बार में ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम जो है उसमें समय बच जाए और इसमें से आंसर भी जा सही होते हैं। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम जो होता है उसको पास कराने वाला आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो शायद जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी आपके सही हो जाते हैं। यह खलु पंच इंद्रियाणि, पंच इंद्रिय द्रव्याणि पंच इंद्रियार्था च भवन्ति। यहाँ पर जो इंद्रियां जो है उनके बारे में बताया गया है। पंच इंद्रियां, पंच इंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रियार्थ ये होते हैं। तत्र चक्षु श्रोत्रम घ्राण जिह्वा त्वचा इति पंच इंद्रियाणि। पांच इंद्रियां जिसमें चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा और त्वचा ये कही गई हैं। और ऐसे यहाँ पर पांच द्रव्य वायु ज्योति आपः भू इनको माना गया है। ऐसे ही पंच इंद्रियार्थ, पांच इंद्रियार्थ जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन पुनः सराणी च इंद्रियाणि अर्थ संग्रह समर्थानी बनती। तो ये जो है यहाँ पर जो इंद्रिया अर्थ संग्रह करने में समर्थ मानी गई है। और न इंद्रिय वशगः स्यात्, और इंद्रिय जो है उनके वश में, और इंद्रिय के वश में नहीं होना चाहिए। न चंचलम मन है अनुभ्रमित, और नहीं चंचल मन के जो भ्रमण है उस चक्कर है उसमें आना चाहिए। गुरु वृद्ध आचार्य आचार्य, और जो गुरु होते हैं या जो बूढ़े हैं वृद्ध हैं आचार्य उनकी क्या पूजा करनी चाहिए। गुरु वृद्ध आचार्य आचार्य तो उनकी पूजा करनी चाहिए। मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्यम स्यात्, मूर्धा श्रोत्र घ्राण पद तैल ये नित्य होने चाहिए। अतिथि नाम पूजका स्यात्, अतिथि जो होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, मेहमान जो आ जाते हैं। काले हितम इत मधुरार्थवादी स्यात्, काले हित और ये मीठा बोलने वाले होने चाहिए। वश्यात्मा मोह उत्साह विनय बुद्धि निर्भीक सम्मान सर्व प्राणिषु बंधुभूत स्यात्, और जितने भी यहाँ पर हैं वश्यात्मा महोत्सव विनय बुद्धि निर्भीक सम्मान सभी प्राणियों के साथ क्या है मित्र के समान रहना चाहिए, बंधुभूत हैं स्यात्। और न अनिरितम बुर्यात, झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही ज़्यादा बोलना चाहिए। न अन्यसम आहरेत, और न ही किसी कोई दूसरा जो उसका आहरण करना चाहिए, या कह सकते हैं धन धान्य वगैरह। न वैरम रोचेत, दूसरे से वैर
भी नहीं करना चाहिए, उसकी रुचि नहीं होनी चाहिए। न कुर्यात पापम, और पाप भी नहीं करना चाहिए। न पापे पापी स्यात्, और न पाप में पापी के साथ होना चाहिए। और अन्य दोषान ब्रूयात्, दूसरे के जो दोष होते हैं बुराई उनको भी नहीं बताना चाहिए। न अन्य रहस्य में अगम्य, तो जो दूसरे की जो छुपी हुई बात होती है उसे बताना चाहिए। अधार्मिक न दुष्ट से आसीत, अधार्मिकों के साथ होना चाहिए, दुष्टों के साथ नहीं होना चाहिए। न नासिकम कुशन्याथ, नासिका जो होती है उसको बंद नहीं करना चाहिए। न दंतान विघटित, और दांत जो दांतों को नहीं टकराना चाहिए या पीसना कह देते हैं जिसे। और न भूमि विलखित, भूमि को नहीं खोदना चाहिए। न भूमि विलखित, भूमि पर नहीं लिखना चाहिए। और न ही नाखूनों को बजाना चाहिए। न छिंद्यातीनम, और जो घास जो होती है उसे नहीं काटना चाहिए। न दुष्टानी आरोत, और दुष्ट या नानी, और जो खराब जो वाहन होते हैं उन पर सवारी नहीं करनी चाहिए। न दुर्मम आरोत, और पेड़ पौधे जो होते हैं उन पर नहीं चढ़ना चाहिए। न जल उग्र वेगम अवगाहित, और जो जल जो होता है उसमें तेज वेग में नहीं उतरना चाहिए। और न अदेशे, न काले, न कुत्स्य, न प्रतिकूल उपहितम, न पुरुषितम अन्नम खादेत, और जो भोजन ठीक स्थान पर न हो, और जो समय से पहले ना हो, अपवित्र न हो, प्रतिकूल ढंग से बना हो, और जो पका हुआ, न पुरुषितम अन्नम खादेत, और जो सही ढंग से भी पका ना हो उसे नहीं खाना चाहिए। न नक्तम दधि पुंजित, और रात को जो दही होती है दही वो भी नहीं खानी चाहिए। न किंचित अवजानियत, और कुछ भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। न वेगांधारित, वेग से नहीं दौड़ना चाहिए। न अभिमानिष्यात, अभिमानी भी नहीं होना चाहिए। न नियम भिन्दात, नियमों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। न कार्यकालम अतिपातित, और काम के समय से अधिक काम नहीं करना चाहिए। न अपरीक्षितम अभिनिवेशित, और उस बिना परीक्षण के प्रवेश नहीं करना चाहिए। न च अतिरिक्त सूत्री स्यात्, और न च अतिदीर्घ सूत्री का मतलब जो है न तो बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। न सिद्धो उत्सेकम गच्छेत, और पूर्णता में उत्तेजना में नहीं जाना चाहिए। न असिद्धो दैन्यम, और अपूर्णता में दुख में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ बातें हैं यहाँ पर काम हैं जो व्यक्ति को करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, तो उनके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। इस प्रकार का गद्यांश है और इसी में से ही क्वेश्चन फिल करने हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, असत्यम इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। असत्य जो यहाँ पर एक शब्द आया था, इसके लिए कौन से शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है? अनिरितम, अपरीक्षितम, अनरहस्यम या फिर चंचलम। और यहाँ पर आया था असत्य का मतलब झूठ होता है, जो सत्य ना हो, तो वही अर्थ यहाँ पर अनिरितम का है। तो अनितम रहेगा इसका, जबकि चंचलम, अनरहस्यम, अनितम ये क्या है? दूसरे शब्द है। उसके बाद है कद दधि न भुक्तव्यम, हमें दही जो होती है कब नहीं खानी चाहिए? सायं दिवी मध्याह्न या रात्रो। तो दही जो होती है वो हमें रात में नहीं खानी चाहिए, तो दधि का सेवन रात में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जनः केशाम पूजक स्यात्। लोग जो होते हैं वो किसकी पूजक होने चाहिए? दुष्टों के, वश्यात्मक के, अतिथियों के, निर्भीका नाम। तो मनुष्य के द्वारा पूजा की जानी चाहिए जो अतिथि जो होते हैं, मेहमान। इंद्रियाणि कति भवन्ति, इंद्रिया होती है पंच, त्रीणि, चत्वारि या षट्। तो कितनी होती है? 5 होती है। 5 कर्म इंद्रिया होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं। तो जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कम न आरोहत, किस पर नहीं चढ़ना चाहिए? अश्व जो घोड़ा होता है, नौका होती है, हाथी या द्रुम पेड़। तो किस पर नहीं चढ़ना चाहिए? पेड़ पर। केन युक्तेन इंद्रियाणि अर्थ संग्रह असमर्थानि भवन्ति। शरीरेण वाचा मनसा या कर्मणा। तो किससे युक्त इंद्रिया अर्थ संग्रह करने में समर्थ होती है? तो यह मन वाली। तो मनसा युक्त इंद्रिया अर्थ संग्रह समर्थानि भवन्ति, अर्थात मन से युक्त इंद्रिया अर्थ संग्रह में समर्थ होती है।
अहंकारवान इति अर्थ किम पदमत्र प्रयुक्तम। अहंकारवान जो यहाँ पर एक शब्द आया है, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, अहम मानी कर्मणा वश्यात्मया मनसा। तो ये होता है अभिमानी अहमानी, तो ऑप्शन ए वाला। उसके बाद है गुरु वृद्ध आचार्यान इति पदे का समास है। गुरु वृद्ध आचार्य, इनके लिए एक समास का प्रयोग हुआ है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। तो समास कौन सा आया है? और यहाँ पर है जैसे सुख और दुख होता है, भाई और बहन होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो द्वंद्व समास है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, गुरु च वृद्ध च आचार्यान। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्षमावान इत्यत्र का प्रत्यय। क्षमावान जो है इसमें एक प्रत्यय है, तुम उन्हें कथ है, मतुप है या कथवतु प्रत्यय है। तो क्षमावान में प्रत्यय कौन सा है? और प्रत्यय देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, इसमें मतुप प्रत्यय इसमें रहेगा। मतुप का वान मान जा बनता है, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगा जाते हैं, और क्षमावान में मतुप प्रत्यय लगा है, जो कि तदित प्रत्यय है। प्रातिपदिक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जिन प्रत्ययों को जोड़कर कुछ और ही अर्थ निकाला जाता है, तो उनको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय तीन होते हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो ये क्या है, यहाँ पर मतुप प्रत्यय का उदाहरण है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो गद्यांश है इसमें से क्वेश्चन थे, और अब हमारे यहाँ पर जो पेडागोजी जो आपकी, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें जो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षणम इत्यनेन के अभिप्राय है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से अभिप्राय, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशला नाम संवर्धनेन ग्रहण शक्ति है, अभिव्यक्ति शक्ति च विकास है, शब्दावल्य व्याकरण से च नियम पूर्वक अध्यापनम, लिखित परीक्षा निमित्तम शिक्षणम, व्याकरण नियमनाम विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरणम। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से अभिप्राय, और इसका अभिप्राय है ऑप्शन ए में, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशला नाम संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति च विकास है। अर्थात श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल के संवर्धन से ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति का विकास। नेक्स्ट है छात्र स्वाध्यायार्थम प्रेरितः भवेयुः इत्यर्थम का उपाय समीचीन है। तो छात्र जो होते हैं वो स्व अध्याय के लिए प्रेरित होने चाहिए। इसके लिए सही उपाय, भाषा कौशलानां संशोधनार्थम प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृह कार्यस्य व अधिक उपयोग है। छात्रः स्वयमेव निर्णयान् स्वीकुर्युः इत्यर्थम तेन प्रोत्साहनीयः परस्परं वार्तालापार्थम परवाधिक यंत्रणाम उपयोग है। छात्रा अधिकम जिज्ञासुः भवेयुः इत्यर्थम ते प्रोत्साहनीय है। तो छात्रः स्वाध्यायार्थम प्रेरितः भवेयुः, यहाँ पर उपाय कौन सा होने चाहिए? और यहाँ पर देखें तो जो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो है यह रहेगा डी वाला, छात्रः अधिकम जिज्ञासा भवेयुः इत्यर्थम ते प्रोत्साहनीय, उनको क्या है अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करना चाहिए। इसका कौन सा उपाय यहाँ पर सही है? इसका जो प्रश्न है, उत्तर जो यहाँ पर दिया गया है कि छात्रों को अधिक से अधिक जिज्ञासु होना चाहिए। जो भी कुछ उनके अंदर शंका है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो टीचर से पूछे जाना चाहिए, ताकि उनके मन के अंदर जो भी कोई बात है वो उनको पता लग पाए। येषां बालानां भाष विकासः विलंबितः भवति तेषां अभिप्रेरणार्थं का गतिविधि समीचीन है। भाषा चिकित्सकानां भाषणानि अध्यापकै पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणां प्रदानं छात्राणां संभाषणस्य संग्रहणं विशेषणं च परस्परं संभाषणार्थं प्रोत्साहनम्। तो येषां बालानां भाषा विकास विलंबित है, तो जिन बच्चों का भाषा विकास वो देर से होता है, तो उनको अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए कौन सी जो गतिविधियाँ यहाँ पर सही है? और इनके लिए जो है ऑप्शन डी वाली मानी गई है, परस्पर संभाषण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऐसे बालक जिनका भाषा विकास देर से होता है उनको अभिप्रेरणा संबंधी परस्पर संभाषण हेतु प्रोत्साहन की गतिविधि सही मानी गई है। उसके बाद है व्याकरण शिक्षण संबंधित युक्तियुक्तम परिदृश्यम किम। व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्तियुक्त परिदृश्य, व्याकरण नियमानाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्रः प्रेरणीय,
व्याकरणात्मक संरचना अभ्यास कृते अतिरिक्ता नाम अभ्यासानाम आवश्यकता व्याकरण नियमानां प्रयोगार्थम संप्रेषणात्मकानि कौशलानि परिसीमितानि भवन्ति या व्याकरण नियमानां सिद्ध्यर्थम लेखन कौशल अभ्यास एवं समीचीन पाया है। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण से संबंधित कौन सा सही है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, व्याकरण नियमानां अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्राः प्रेरणीयः, कि व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्त प्रदेश व्याकरण नियमों का अवगमन और अन्वेषण कर छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। इससे छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि भी बढ़ती है। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण, तीन अभिप्राय हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? पहले तो कोई भी कारण होता है, हम उसको जांचते हैं कि ये किस कारण से हुआ है। जैसे पहले कोई बीमारी है, उसके बारे में पता लगाया जाता है कि ये किस कारण से हुई है, और बाद में फिर उसका उपचार होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण से अभिप्राय छात्राणां नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षणं छात्र किमर्थम् अवगन्तुम् असमर्थः च दूरीकर्तुं के उपाय इत्यर्थकरण प्रयासः विद्यालयोपरान्तं शिक्षण योजनम या प्रबोध छात्राणां संवर्धनार्थम अतिरिक्त शिक्षण। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में पता ही लग चुका होगा, ऑप्शन बी वाला है, छात्र किमर्थम अवगन्तुम् असमर्थः। छात्र जो होते हैं बच्चे, वो किस कारण से पढ़ नहीं रहे हैं या उनके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, तो उसी को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। या जैसे जो कक्षा जो होती है उसमें जो मासिक टेस्ट जो होते हैं, उसमें अगर कोई बच्चा जो है स्कोर कम आ रहा है तो उसके बारे में जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि इस बच्चे के जो मार्क्स जो है वो कम क्यों आ रहे हैं, और फिर उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो कि छात्र जिस अर्थ को समझने में असमर्थ है उसे असमर्थता को दूर करने का उपाय किया जाता है, और इस प्रकार के शिक्षण में छात्र के बहुमुखी प्रतिभा पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है भाषण लेखन कौशल संबंध निमित्तम प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षणम अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनम च। संबंध स्थान से संबंधित कौन सा है? वार्षिक परीक्षा, स्तरीय परीक्षा, रचनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। तो भाषण लेखन कौशल से संबंधित निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनम, और इनसे जो संबंधित है ये रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, कि भाषण लेखन कौशल से संबंधित निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। उसके बाद भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंधम। भविष्य कथनम यह जो उपकौशल है किससे संबंधित है? रूपरेखा निर्माण से है, सारांश से है, वाचन से है या टिप्पणी लेखन से है? तो भविष्य कथन इस उपकौशल का जो संबंध है वो किससे है, और इनका जो संबंध है ये वाचन से है। उसके बाद छात्रा पाठ्य वस्तु है भावम अवगंतुम समर्था सन्ति न व शब्दार्थान अधिगंतुम समर्था सन्ति न व शब्दार्थम ज्ञातुम अन्वेषण कर्तुम समर्था व इत्यर्थम कृत प्रयासा केन संबंधा सन्ति। तो छात्र जो होता है पाठ्य वस्तु के भाव को जानने में ना तो समर्थ है, न तो शब्द के अर्थ को समझने में समर्थ है, और न ही शब्दार्थ को जानने व अन्वेषण करने में समर्थ अथवा असमर्थ है। तो ये जो भाव है इनका संबंध किससे है? मूल्य तथ्यम ज्ञातुम श्रवणात्मक मूल्यांकन से, पठनावबोध मूल्यांकन से, और संवेगात्मक प्रतिक्रियात्मक मूल्यांकन से, विचार उद्घाटन से। तो इनका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से माना गया है, पठन अवबोधन और मूल्यांकन से। तो छात्र जो है पाठ्य वस्तु के भाव को जानने में न तो समर्थ है, न तो शब्दों के अर्थ को समझने में समर्थ है, और न ही शब्दार्थ को जानने व अन्वेषण करने में समर्थ अथवा समर्थ है, और यही भाव पठन अवबोधन व मूल्यांकन से संबंधित है। उसके बाद है प्रायः केचन छात्रा भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भे केषाञ्चित् शब्दानां प्रयोग संदर्भे अथवा अर्थभेदं कर्तुं समर्थाः भवन्ति, यथा वदतु, कथयतु, स्पष्टीकरोतु इत्यादि किं करणीयम्। तो प्रायः केचन छात्रा भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भे केषाञ्चित् शब्दानां प्रयोग संदर्भे अथवा अर्थभेद कर्तुं समर्थाः भवन्ति। जैसे वदतु बोलना, कथयतु कहना, स्पष्ट करना, तो इनमें वो जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
भाषण लेखन कौशलम अधिकृत्य विशिष्ट कक्षा प्रबंधन त्रुटिनाम संशोधनार्थम लेखनाभ्यास है। आधारभूत सिद्धांतान अधिकृत्य विभिन्न संदर्भेषु शब्दानाम प्रयोगाभ्यास है या शब्दार्थ स्पष्टीकरण द्वारा शब्द प्रयोग है। और इनके लिए जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन सी वाला, आधारभूत सिद्धांत अधिकृत्य विभिन्न संदर्भेषु शब्दानाम प्रयोग अभ्यास है। तो कुछ छात्र भाषण लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में अथवा अर्थ भेद करने में समर्थ नहीं होते हैं, जैसे बोलना, कहना, स्पष्टीकरण इत्यादि। तो इसके लिए आवश्यक है कि आधारभूत सिद्धांतों को अधिकृत कर विभिन्न शब्दों के संदर्भों के शब्दों के प्रयोग का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, छात्राः व्याकरण दृष्ट्या शुद्ध रूपेण वक्तुं शक्षमाः सन्ति न वा, संदर्भ अनुगुणं परस्परं समन्तर्कपूर्ण वाक्यानां प्रयोगे समर्थाः सन्ति न वा, सम्यक् रूपेण च उच्चारणं कर्तुं समर्थाः सन्ति न वा, एतानि तत्वानि कीदृशेन आकलनेन सम्बन्धानि। तो ये जो तत्व किस प्रकार के आकलन से संबंधित है? सृजनात्मकता से है, भाषण से है, श्रवण से है या लेखनात्मक से है? तो कौन से आकलन से ये संबंधित माने गए हैं और इनका जो संबंध है, तो जो यहाँ पर इनका संबंध है ऑप्शन बी से है। तो ये भाषणात्मक से माने गए हैं। तो छात्र क्या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने में न तो सक्षम है, संदर्भ अनुसार परस्पर संबंध तर्कपूर्ण वाक्यों के प्रयोग में अथवा न ही समर्थ है और न ही बलिबाती उच्चारण करने में ही समर्थ है। तो ये जो तत्व है भाषणात्मक आकलन से संबंधित माने गए हैं। उसके बाद है छात्र केंद्रित कक्षा, इतनेन क्या अभिप्राय है? छात्र केंद्रित शिक्षा जो होती है कक्षा, इससे क्या अभिप्राय है? विभिन्न गतिविधि भी छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, छात्र कक्षा केंद्र उपविशन्ति अध्यापक निर्देश अंतर्गत केचन छात्रा एवं अन्य छात्रान् पाठयन्ति सक्रिय छात्रा निश्चेष्ट अध्यापक अध्यापिका। तो पहले जो शिक्षा जो होती थी वो अध्यापक केंद्रित होती थी। अध्यापक जो होता था वो अपने अनुसार ही बच्चों का सिलेबस वगैरह उन्हें हैंडल करता था। लेकिन अब क्या है, ये पैटर्न जो बदल चुका है। अब जो शिक्षा वो छात्र केंद्रित हो गई है। बच्चे जो होते हैं उनको देखकर ही जो सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न वो तैयार किया जाता है। जैसे आपके आज के समय में आपको पता ही है, किसी बच्चे को मार पीट नहीं सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन ए से माना गया है। विभिन्न गतिविधि भी छात्र पठन पाठन प्रक्रिया। तो छात्र केंद्रित शिक्षा से जो अभिप्राय है विभिन्न गतिविधियों में छात्रों के पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उससे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है कोऽपि अध्यापकः उद्घोषणार्थं सर्वदृश्य सामग्र्याः प्रयोगं कर्तुं येन छात्राः भाषा संरचनां सम्यक् रूपेण अवगन्तुं समर्थाः भवेयुः पुनः च ते प्रश्न उत्तर द्वारा उद्घोषित सामग्र्याः अभ्यास कर्तुं समर्थाः भवेयुः ऐसा प्रत्येकेन उपागमेन संबंधः। तो यहाँ पर भी इनका संबंध ही जो है इसमें पूछा गया है कि कुछ अध्यापक उद्घोषण हेतु दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हैं और जो छात्र भाषा संरचना का प्रयोग भली भांति करने में समर्थ होने चाहिए, वे प्रश्नोत्तर के द्वारा उद्घोषित सामग्री के अभ्यास करने में भी समर्थ होंगे। तो यहाँ पर ये किन के बारे में है? रूपांतरण, संरचनात्मक, संप्रेषण या पद अन्वयतात्मक। और इसका जो संबंध है संप्रेषण से है कि कुछ अध्यापक उद्घोषण हेतु दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हैं। जो छात्र भाषा संरचना का प्रयोग भली भांति करने में समर्थ होने चाहिए और वे प्रश्नोत्तर के द्वारा उद्घोषित सामग्री के अभ्यास करने में भी समर्थ होंगे। तो ये जो पद्य है संप्रेषणात्मक उपागम से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है ध्वनि संज्ञानेन अर्थ अवबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन समर्था। तो ध्वनि संज्ञानेन पठन लेखन भाषण या श्रवणेन। तो ध्वनि संज्ञानेन अर्थ अवबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन समर्था और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये श्रवण से है। तो ध्वनि में संज्ञान के अर्थ अवबोधन प्रक्रिया श्रवण नामक कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट है अत्यधिक नियंत्रितायाम एवं च परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायां भाषाभ्यास किम अवगम्यते। तो अत्यधिक नियंत्रित और परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षा में भाषाभ्यास किस प्रकार से आप जान सकते हैं?
संरचना केंद्रित अभ्यास, रिक्त स्थान पूर्ति संबंधित अभ्यास, भूमिका निर्वहन, नाट्य गतिविधि युक्त कक्षा, परिचर्चा संवाद युक्त कक्षा या अधिगत शब्दावली संयोजन सब अध्ययनम। और इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, संरचना केंद्रित अभ्यास और रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित अभ्यास से। तो अत्यधिक नियंत्रित व परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षा में भाषा अभ्यास से संरचना केंद्रित अभ्यास और रिक्त स्थान पूर्ति संबंध अभ्यास का बोधन होता है। उसके बाद है भाषा अर्जनम अंतर्निहितम एवं। मनुष्य जन्मना एव कया अपि भाषा व्यवस्था युक्त है। एता व्यवस्था एव स व्यवहारम करोति, ऐसा विचार है केन अवगमन संबंध है। प्रघटना शास्त्रीय संज्ञानात्मक प्रकृति केन या संप्रेषणात्मक केन। तो भाषा अर्जन अंतर्निहितम एव, तो ऐसा विचार केन उपागमेन संबंध, और इनका जो संबंध है ये प्रकृति से माना गया है। तो भाषा का अर्जन अंतर्निहित होता है, मनुष्य जन्म से ही किसी ही भाषा से युक्त होता है और इस व्यवस्था से ही वह व्यवहार करता है और यह विचार प्रकृति उपागम से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की ये क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।